आज हम बात करेंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन की। रेट लॉ या रेट इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए वो इक्वेशन होती है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेट किया जा सकता है, रिलेट किया जाता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का एक रिएक्शन हो तो इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें हम रिलेट कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। और जहाँ पर देखें कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन बी रेज टू द पावर पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू क्या चीज़ है? ये कुछ डिफरेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर ऊपर की इक्वेशन में हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो पी एंड क्यू कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई इस इक्वेशन में? असल में इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो ए और बी को जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ए की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्टेंट प्रोसीड करने के साथ, रिएक्शन प्रोसीड करने के साथ, और बी की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है रिएक्शन के प्रोसीड होने से। तो वही कंसंट्रेशन, वही नंबर ऑफ मोल्स या वही मोलर कंसंट्रेशंस हम यहाँ पावर में लेते हैं। तो ये P है A के वो नंबर ऑफ मोल्स या वो मोलर कंसंट्रेशंस जो एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई, और इसी तरह Q है B की वो मोलर कंसंट्रेशंस जो एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई, एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो हम कहते हैं P एंड Q आर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स A and B respectively which experimentally involved in the reaction। अब अगर हम इस इक्वेशन को जो कि प्रोपोर्शनलिटी की टर्म में लिखी गई है उसको इक्वालिटी की टर्म में लिखें तो हम इसको इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे और कांस्टेंट के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये इक्वालिटी की टर्म में इक्वेशन रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम रेट को डिफरेंशियल टर्म में लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन चूँकि dx/dt की टर्म में लिखा जाता है, या अगर हम इसको डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं, वो हमने पहले एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो अगर हम dx/dt की टर्म में जो कि डिफरेंशियल फॉर्म है रेट ऑफ रिएक्शन की, उस फॉर्म में लिखें तो रेट लॉ की इक्वेशन ये बन जाएगी जिसमें k क्या है? k रेट कांस्टेंट है। तो अगर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो इसी इक्वेशन से हम रेट लॉ की इक्वेशन से हम k की वैल्यू को अलहदा कर लेते हैं। तो रेट k इक्वल हो जाएगा रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेज टू द पावर p एंड q। तो इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें p और q की वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो कि एक्सपेरिमेंट से हासिल होंगी। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी हम किसी रिएक्शन का ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट ना कर लें और एक्सपेरिमेंट से हम p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट ना कर लें। ताहम इस इक्वेशन की मदद से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टू द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीपल, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? एज इंडिकेटेड इन द रेट इक्वेशन और रेट लॉ ऑफ दैट रिएक्शन। तो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की जो एक्सपोनेंट्स बताए गए हैं, जो लिखे गए हैं, उनको रेट कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन में हमें यूज़ करना होता है। इसलिए रेट कांस्टेंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम बगैर एक्सपेरिमेंट के फाइंड आउट नहीं कर सकते। ताहम अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन में ये मौका मिल जाए कि हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हो, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में अगर A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल ले लें, तो उस सूरत में ये इक्वेशन कदरे सिंप्लीफाइड हो जाएगी कि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा रेज टू द पावर P और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा रेज टू द पावर Q। इस तरह ये डिनोमिनेटर ओवरऑल 1 के इक्वल हो जाएगा और इस तरह रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। तो
इस इक्वेशन की मदद से हम रेट कांस्टेंट को कदरे सिंपलर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि रेट कांस्टेंट इज नथिंग, जस्ट इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentrations of all the reactants are unity। so rate constant हम किसी रिएक्शन का मालूम करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि उस रिएक्शन के तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लें और उसके बाद उस रिएक्शन का रेट मालूम कर लें, डिफरेंट टाइम्स पर कंसंट्रेशन में चेंज मालूम कर लें किसी एक रिएक्टेंट की या किसी एक प्रोडक्ट की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उस रिएक्शन के लिए। अगर हम इस रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो चूंकि रेट कांस्टेंट पी और क्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यूनिटी है फिर तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही हो जाएगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बट अगर पी और क्यू की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं और ए और बी की भी वैल्यूज़ यूनिटी नहीं है बल्कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो उस सूरत में रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ चेंज होती चली जाएंगी और ये डिपेंड करेगा इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो इस तरह हम किसी स्पेसिफिक यूनिट के साथ रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। तो हम यही कहेंगे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ कुछ पावर्स लगाई जाती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली मालूम की जाती हैं। अगर हम उस रिएक्शन में उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखें और उसमें मौजूद तमाम पावर्स को सम अप कर लें तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असल में क्या है? पावर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो हम देखते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। जब रेट लॉ लिख लिया जाता है तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स कितनी कितनी हैं और उन पावर्स को हर पावर अपने रिएक्टेंट का एक तरह से ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पर इस रेट इक्वेशन में P है रिएक्टेंट A का ऑर्डर, P है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A और Q है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। तो जो कंसंट्रेशंस की पावर्स आती हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से वो उस स्पेसिफिक रिएक्शन का ऑर्डर कहलाती हैं और इन तमाम पावर्स को अगर हम सम अप कर लें तो ये रिएक्शन का ऑर्डर बन जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा? जब हम P और Q को सम अप कर लेंगे तो P प्लस Q इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखें कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही असल में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और अगर मल्टीपल स्टेप्स में जाएं तो उसमें किसी एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो उस स्टेप का ऑर्डर बन जाते हैं। लेकिन चूंकि मल्टीपल स्टेप है उसमें बहुत सारे स्टेप्स और भी हैं और रिएक्शन का ऑर्डर तब बनेगा जब तमाम स्टेप्स के ऑर्डर्स को सम अप किया जाएगा। तो किसी एलिमिनेटरी स्टेप का अगर हमने ऑर्डर मालूम करना है तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स की सूरत में हमें तमाम स्टेप्स की अलग-अलग मॉलिक्यूलैरिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको कलेक्ट करने से ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हमारे सामने आएगा। स्टूडेंट्स, अब कुछ असाइनमेंट्स हैं जो कि अब तक के आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनकी बेसिस पर सॉल्व होंगी। तो इसमें फर्स्ट असाइनमेंट है कि एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है ए के लिहाज से और बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखें। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वैसी होगी जैसे हमने इससे पहले रेट इक्वेशन वाले आर्टिकल में बताया था कि dx ओवर dt के किसके इक्वल होगा। तो इस सूरत में जबकि ए सेकंड ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा हो और बी फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा हो तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी इस रिएक्शन की वो आपने लिखनी है। इसके अलावा रेट पर
कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट देखेंगे, जबकि ए की कंसंट्रेशन 3 गुना इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो अगर आपको अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले की निस्बत 3 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह अगर थर्ड केस जो सी पार्ट है, उसमें आपने देखना है कि अगर दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो इनिशियली ली गई थी उसमें उससे डबल कर दी जाए, यानी इनिशियल आप ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस केस में उनको आप 2a और 2b के इक्वल कर देंगे। तो इस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। दूसरी असाइनमेंट है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है और उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को आप समझ लें कि ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एसिटाल्डिहाइड की 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कह लें ली गई, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन था 9 × 10⁻⁷ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई तस्वुर कीजिएगा। दूसरा केस है जिसमें कंसंट्रेशन को 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब किया गया और इसमें देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है। और इसी तरह तीसरे एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन को 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया और देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 144 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड या पर लीटर पर सेकंड आते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज़ करते हुए आपने एसिटाल्डिहाइड के लिए फाइंड आउट करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसमें आपने ये भी बताना है कि इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, यानी dx/dt की वैल्यू राइट साइड पे कितने के इक्वल होगी। और थर्ड आपने इसमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, जबकि टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड असाइनमेंट है कि अगर एक रिएक्टेंट है और उसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है, वो 27 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। सपोज़ रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 1 से 3 कर दी, तो उस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन 1 से 27 हो जाएगा। इस सूरत में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और टर्म जो कि केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होती है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ which collides simultaneously to bring about a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और उसी के नतीजे में उनके अंदर चेंजेस आती हैं। तो बैक वक्त एक टाइम पर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, इसको आप मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं रिएक्शन की। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ज़ाहिर है या एक मॉलिक्यूल अकेला चेंज हो जाएगा। इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं कि number of reacting species which are undergoing change during a chemical reaction, number of molecules which are undergoing change during a chemical reaction into product। तो ये भी हो सकता है कि या एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उस सूरत में मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, या ये नहीं हो सकता कि 1.2 मॉलिक्यूल्स या 1.5 मॉलिक्यूल्स एक वक्त में कोलाइड करें। एक मॉलिक्यूल मुकम्मल कोलाइड करे और एक आधा कोलाइड करेंगे तो मुकम्मल करेंगे, या एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और उसके नतीजे में उनके अंदर चेंज आएगी, या 3 या 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए ये देख सकते हैं कि ये असल में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइमल्टेनियस कोलिजन में आते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, जिसकी हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 के इक्वल होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि
दो मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन पर, ये मॉलिक्यूलरिटी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी मिल सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में दो मॉलिक्यूल्स बाइक कोलाइड करते हैं और उसके नतीजे में रिएक्शन होते हैं, तो ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, और यानी इस सूरत में मॉलिक्यूलरिटी 2 के इक्वल होगी। मॉलिक्यूलरिटी इसके अलावा 3 के इक्वल हो सकती है, जैसा कि 3 मॉलिक्यूल्स बाइक कोलाइड करें, और इस रिएक्शन में, इस एग्जांपल में हमने दिखाया कि इसमें जो कोलाइड करने वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम कोलाइड करते हैं और इसके नतीजे में रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो इस तरह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 के इक्वल होगी। और यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को सम अप करें तो यहाँ पर भी आंसर 3 आता है, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और यहाँ पर रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 1 के इक्वल है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर हम अब तक की डिस्कशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी को सामने रखें तो हम एक कंपैरिजन बिल्ड कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो मॉलिक्यूलरिटी को हमने अभी डिफाइन किया, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिजन इन द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन दी रेट लॉ और रेट इक्वेशन। सेकंड डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि वो जब एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन चेंज होती हैं रिएक्टेंट्स की तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर में ही हो, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, हमेशा होल नंबर में होगी। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो। ये कैसे होता है, इसकी जब हम आगे एक्सप्लेनेशंस करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहाँ पर हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि कोई ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी की अहमियत कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की देख लेनी होती हैं, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रही हैं, उसके बीच के कितने स्टेप्स हैं हमें उनसे गरज ही कोई नहीं होती। तो इस वजह से कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई अहमियत नहीं होती, और ये सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही इसको लिखा जाता है। किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन के सिर्फ एक एलिमेंट्री स्टेप्स, एक स्टेप को आइसोलेट करके हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा देखा जाता है कि ओवरऑल अगर एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है।